हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखने की कोशिश कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखने की जो पहली पहली थ्योरी थी, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर पढ़ रहे थे, वो थी डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन्स थ्योरी के बाद हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, और उसके बाद हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी, पहले इस पर बात करते हैं कि डाल्टन की जो थ्योरी थी, उन्होंने तो कहा था कि एटम जो है ना वो इनडिवाइजेबल है, लेकिन अगले जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने कहा कि एटम डिवाइजेबल है। तो इस सिलसिले के अंदर दो पार्टिकल हमने पढ़ चुके हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एटम डिवाइजेबल है। तो आज थर्ड पार्टिकल की डिस्कवरी को हम देखेंगे, जो कि है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसको देखते हैं। पहले तो जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चल गया साइंसदानों को, ठीक है, तो साइंसदानों ने उसकी ईएम वैल्यू भी उनकी डिटरमाइन कर ली। तब जो है ना एक साइंसदान रदरफोर्ड, तो उसने देखा कि जब हम एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चलाते हैं और उनके मैसेस को सम करते हैं, मैस तो पता चल गया था ना, हमने पता चला लिया था डिफरेंट तरीकों से कि इलेक्ट्रॉन जो था उसकी डिस्कवरी हुई है तो उसका मैस कितना है, जो प्रोटॉन था उसका मैस कितना है। जब इन चीज़ों का पता चल गया तो रदरफोर्ड ने देखा कि जब हम जो एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं, इनके मैसेज को सम कर रहे हैं, तो वो मैस ऑफ एटम के बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा कि मैस ऑफ प्रोटॉन, फर्ज कर लें कि एक एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर उसके मैस को, हम दोनों के मैस को सम कर रहे हैं, तो वो कह रहा था कि ज्यादातर क्या, तकरीबन सभी एटम्स के जो मैसेज थे वो ज्यादा थे, लेकिन जो ये थे मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सम होकर जो वैल्यू मिल रही थी वो कम मिल रही थी। फर्ज कर लें कि एक एटम का मैस, ये एक फर्जी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, एक एटम का मैस 4 है। एक एटम का मैस नहीं, बल्कि एक एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का मैस 4 है और एक इलेक्ट्रॉन का मैस 2 है, फर्ज कर रहे हैं हम ये बस। लेकिन एटम का जब उसने मैस किया तो एटम का मैस उसने कहा कि ये 8 आ रहा है या फिर 10 आ रहा है या कुछ आ रहा है, लेकिन इन दोनों के सम के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये 6 बन रहा है लेकिन ये 8 बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैस ऑफ एटम मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा था। तब जाके रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया, आगे प्रिडिक्शन की अपनी, कि एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि जिनका अभी तक पता नहीं लग सका। ठीक है, तो इस चीज ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को लेड किया। मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर रदरफोर्ड का बड़ा हाथ है कि उसने बताया कि कुछ और पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए, डिस्कवर नहीं हुए। तब साइंसदानों ने एटम के ऊपर दोबारा रिसर्च शुरू की और दोबारा देखा कि ये जो एटम का हमने एक मॉडल दिया है, क्या ये वाकई में दुरुस्त है या इसके अंदर और भी पार्टिकल्स अभी तक जो कि दरियाफ्त नहीं हुए वो मौजूद हैं। ठीक है, तो चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने किया ऐसे कि उसने बेरिलियम का एक टारगेट था, बेरिलियम का एक टारगेट लिया, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराने के बाद उसने देखा हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स जो है ना वो उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, बेरिलियम के टारगेट के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया, ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स जो है ना हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का कंसेप्ट वैसे हमने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ना भी है, अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस कैसे वजूद में आया और कौन सा वो साइंसदान था जिसके काम की वजह से न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी चीज़ बचे
उसे न्यूक्लियस कहते हैं। किसी एटम के अंदर ना अगर हम इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उसके रिमूव कर देते हैं, जो बाकी चीज बचती है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आप अभी तक के लिए ना बस इतना समझ लें कि न्यूक्लियस हम कहते हैं किसी एटम के अंदर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके जो चीज बच जाए। ठीक है, इस चीज को समझ लें। अच्छा, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम एक एलिमेंट है, हीलियम भी एक एलिमेंट है और इसके न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इसको जब उसने बम्बार्ड कराया कार्बन के ऊपर तो हाईली पेनिट्रेटिंग उसे सब्सटेंसेस मिलते हैं। इन चीज़ों इस चीज़ को, इन पार्टिकल्स को, इन जर्रों को उसने जो है ना इसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगी, तो लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है न्यूट्रॉन की वो है कि दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। फर्स्ट ये है कि ये न्यूट्रल होते हैं। पिछले दोनों जो पार्टिकल थे, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, वो चार्ज थे, वो न्यूट्रल नहीं थे। प्रोटॉन जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था। ठीक है, पिछले दोनों पार्टिकल जो एटम के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, एक प्रोटॉन जो कि कैनाल रेज वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था। ये दोनों चार्ज हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उसके अंदर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाईली पेनिट्रेटिंग, हाईली पेनिट्रेटिंग। सेकंड ये है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा हद तक किसी चीज के अंदर चला जाना। पेनिट्रेटिंग मतलब किसी चीज के अंदर चला जाना, हाईली मतलब बहुत ज्यादा हद तक। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि mass of these particles is approximately equal to the mass of प्रोटॉन। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है कि mass of these particles is approximately equal to the mass of proton। mass of इन जो न्यूट्रॉन का जो mass होता है वो mass लिख देते हैं हम यहाँ पे, mass is equal to the mass of proton। ठीक है, इनका जो mass होता है वो अप्रोक्सीमेटली, फुल इक्वल तो नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है mass of proton के। ठीक है, तो ये तो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन को भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुई, रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने लीड किया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को।